अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को समझेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, किस तरीके से काम करता है, और इन दी एंड एक फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि पेपर में रिक्वायर्ड भी होता है। तो पहली बात यह कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो, रेजिस्टेंस को मेजर करने का एक तरीका मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, जिसे कहते हैं कलर कोडिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंस ऐसी है जिसके ऊपर वो कलर कोड्स नहीं है, या फिर हमें कलर कोडिंग नहीं आती रीड करना, तो क्या करें। तो अगर मैं चाहता हूं कि अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करूं किसी सर्किट के अंदर, तो सैम्यूल हंटर क्रिस्टी ने इसको इन्वेंट करा था, व्हीटस्टोन ब्रिज को, 1833 में। लेकिन ये पॉपुलर हुआ 10 साल के बाद। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाया था, इसी वजह से इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं या रेजिस्टेंस ब्रिज कहते हैं। मेन मकसद इसका क्या है? टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। हम किसी सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो हमें मालूम नहीं है, उसको मेजर कर लेते हैं। एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इसमें 4 रेजिस्टर्स कनेक्ट होती हैं कुछ इस तरीके से कि कोई से 2 ऑपोजिट एंड्स जो हैं वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की सोर्स कनेक्ट होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल बैटरी कनेक्टेड होती है, जबकि जो दूसरे ऑपोजिट जंक्शंस कॉर्नर्स बचते हैं वहां पर एक गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया जाता है। और इस टाइप की अरेंजमेंट को, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टर्स को आपस में जोड़ दिया, एक लूप की शक्ल में, एक मैश की शक्ल में, या डायमंड की शक्ल में, और फिर जाहिर सी बात है 4 कॉर्नर्स बनते हैं। तो कोई से 2 ऑपोजिट एंड से बैटरी को जोड़ दिया, और जो बाकी 2 एंड्स हैं उनको हमने ज्वाइन कर दिया एक गैल्वानोमीटर के साथ, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। जो ब्रिज है वो बैलेंस कब कहलाएगा? मैंने आपको शुरू में बताया कि हम कंडीशन ड्राइव करने वाले हैं फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जब कोई करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर के थ्रू, जो कि इसी सर्किट के अंदर लगा होता है। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर, जब गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो हम जोड़ी क्यों रहे? बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा? तो गैल्वानोमीटर लगाएंगे तो पता चलेगा ना कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो गैल्वानोमीटर इसी बात को शो करने के लिए लगाया जाता है कि करंट फ्लो कर भी रहा है या नहीं कर रहा। इस कंडीशन को अचीव करते हैं बाय एडजस्टिंग द अननोन रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस तो हमें दी जाती है, जाहिर सी बात है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसी को हम एडजस्ट करते हैं, और इन दी एंड जो है हम मालूम कर लेते हैं एक फॉर्मूले की मदद से कि वो जो अननोन रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर वो कितनी है। सर्किट में देखो, सबसे पहले मैंने एक रेजिस्टेंस लिख दी। इस रेजिस्टेंस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने अपने मुताबिक इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया पी का, जो पॉइंट ए और बी के दरमियान में है, यानी कि ए और बी जंक्शन के दरमियान की जो रेजिस्टेंस है वो पी है। फिर इसके बी वाले सिरे से एक और रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, और उस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया क्यू का, और उसके 2 टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल बी है और दूसरा टर्मिनल जो है वो सी है। ये 2 रेजिस्टेंस है। अच्छा, ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं ये नॉन रेजिस्टेंस होती हैं और फिक्स्ड रेजिस्टेंस होती हैं। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो पी और क्यू फिक्स्ड होती हैं, उनको हम चेंज नहीं करते। फिर एक तीसरे रेजिस्टेंस सी से कनेक्ट कर देंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये जो आपको एरो का निशान नजर आ रहा है ना, ग्रीन कलर का, एस जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस करवाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को, ऑफ कोर्स, यानी कि गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे। और फिर ये जो डी टर्मिनल है इसको कंबाइन कर देते हैं ए टर्मिनल से, एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है। तो मान लो कि जो आर रेजिस्टेंस है ये अननोन है, और एस जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये बन गया एक डायमंड शक्ल, या कह लो लूप बन गया, या मैश बन गया। अब कोई से भी 2 सिरे, या तो ए और सी को जोड़ दो या बी और डी को जोड़ दो एक बैटरी के साथ, हमारी मर्जी है, कोई से 2 अपोजिट सिरे जुड़ने चाहिए। तो मिसाल तौर पे हमने ए और सी को जोड़ दिया एक बैटरी के साथ, जिस बैटरी का ईएमएफ ई के बराबर है, ठीक है। ए और सी को 2 अपोजिट सिरों को जोड़ दिया, और बाकी जो 2 सिरे बचे बी और डी वाले, उनसे हम ज्वाइन कर देंगे एक गैल्वानोमीटर को। तो इस तरीके से जो कनेक्शन आपको नजर आ रहा है ये बन गया है व्हीटस्टोन ब्रिज। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो 4 चीज़ों को लूप की शक्ल में जोड़ते हैं ना, चाहे वो डायोड हो, रेजिस्टेंस हो, उसको ब्रिज कहते हैं। और ये जो ब्रिज वाला सर्किट है ये व्हीटस्टोन ने डिज़ाइन किया था, इस वजह से इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है, ठीक है जी। एक्चुअल शक्ल जो है कुछ इस किस्म की होगी कि आप देखो एक बैटरी है, और उस बैटरी के साथ हमने क्या करा, यहाँ से ये करंट फ्लो करा। ये सबसे पहले वो डायमंड शेप आ गई, दरमियान में मान लो कि वो गैल्वानोमीटर है, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हमने शो किया था आर से, ठीक है। और जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम एस से शो कर देते हैं।
इसके ऊपर कलर कोडिंग नहीं हुई भी तो हमें पता नहीं चल रहा कि कितनी रेजिस्टेंस है। और ये जो 2 रेजिस्टेंस हैं इनके बारे में हमें नॉलेज है कि कितनी कितनी है। तो लेट से एक को P का नाम देते हैं और एक को Q का नाम देते हैं। कोई से 2 अपोजिट सिरे जुड़े होने चाहिए बैटरी से, जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, और जो बाकी के 2 सिरे जुड़े हुए हैं वो जुड़े हुए हैं एक गैल्वानोमीटर के थ्रू। तो हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते रहते हैं और देखते हैं कि गैल्वानोमीटर कब डिफ्लेक्शन 0 देता है। और जैसे ही गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देता है तो हम ये कहते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दरअसल ये बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। इसी कम्बिनेशन के अंदर सिर्फ वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको हम चेंज करते रहते हैं और देखते हैं कि गैल्वानोमीटर कब 0 डिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। फिर एक फार्मूला है जो कि बेसिकली हमें ड्राइव करना है, वही बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो सबसे पहले करंट फ्लो समझ लेते हैं कि इस सर्किट के अंदर करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है ना। उसी से जो है वो बात आपको क्लियर होगी। तो मान लेते हैं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट मूव करता है और करंट मूव करता है I, ठीक है। वही टोटल करंट यहाँ पहुँचेगा I और वही टोटल करंट पहुँचेगा टर्मिनल A तक, ठीक है। अब क्या होगा, टर्मिनल A पर आके वो जो करंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक करंट चला जाएगा P की तरफ जिसको नाम दे देते हैं I1 का, ठीक है। और यहाँ से जो करंट जाएगा R से उसको हम I2 का नाम तो दे सकते हैं पर एक्चुअली हम देंगे नहीं, एक सिंपल सा तरीक़ेकार कर लेंगे। मान लो यहाँ से टोटल करंट I जा रहा है और I में से अभी क्या निकल गया, I1 निकल गया, तो जो बाकी करंट है वो R की तरफ जाएगा। तो बाकी करंट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख देंगे I माइनस I1। I माइनस I1 वो करंट है जो इधर से जा रहा है, ठीक है। ये किरचॉफ का फर्स्ट रूल है, जंक्शन रूल, जिसके मुताबिक जो करंट है यहाँ पे आप देखो I जा रहा था, उसमें से I1 इधर चला गया, तो जो बाकी बचेगा वो इधर आएगा। मान लो 10 एम्पेयर करंट जा रहा था, 4 ऊपर चला गया, तो अब नीचे से कितना जाएगा, 6 जाएगा। वो कैसे मालूम हुआ, 10 में से 4 को माइनस करा दिया, तो ऊपर करंट I1 गया, यहाँ पे करंट कितना आ गया, I माइनस I1, ठीक है जी। अच्छा, फिर वही सेम करंट B तक पहुँचेगा, B तक सेम करंट पहुँचेगा I1। अब ये जो I1 है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट I1 का इस तरफ चला जाएगा और कुछ करंट इस तरफ चला जाएगा। ये जो करंट है जो गैल्वानोमीटर से गुजर रहा है उसको हम IG का नाम देते हैं, ठीक है। ये वो करंट है जो कि गैल्वानोमीटर से गुजर रहा है और गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस जो है वो G के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इधर जो करंट गया वो कितना हो जाएगा, सोचो ज़रा। यहाँ से करंट निकला I1, फिर I1 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो गया, IG और इसमें डिवाइड हो गया। तो ये करंट हम क्या लिख सकते हैं, इस करंट को हम लिख सकते हैं I1 माइनस IG। बात समझ में आ गई ना भाई। ये जो I1 करंट जा रहा है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, कुछ करंट IG की तरफ चला गया और जो बाकी बचा वो इधर चला गया। तो अगर I1 मिसाल के तौर पे 10 एम्पेयर है और यहाँ पे कुछ 3 एम्पेयर करंट चला गया, यहाँ पर IG में 3 एम्पेयर करंट चला गया, तो यहाँ पर 7 एम्पेयर जाएगा ना। वो कैसे मालूम होगा, इधर से आने वाले करंट में से इसको माइनस कर दो। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर। अगर आपने नहीं समझा हुआ तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखो, बात क्लियर होनी चाहिए। ये I1 करंट यहाँ से आया, IG में डिवाइड हो गया और यहाँ से हो गया I1 माइनस IG, ठीक है। और यहाँ से तो IG करंट गुजर ही रहा है। अब आप पॉइंट D पर देखो क्या होगा। पॉइंट D पर आके 2 करंट जो है वो आपस में एड अप हो जाएंगे, IG और I माइनस I1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ना इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों आके यहाँ पे ज्वाइन होकर S की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा IG प्लस I और माइनस का I1, यानी IG में ये वाले करंट को मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गया IG प्लस I माइनस I1। फिर ये करंट इधर आ गया, ये करंट इधर आ गया और दोनों करंट मिलकर दोबारा से यहाँ पे क्या करंट बना देंगे, I करंट, जो मूव करता हुआ बैटरी की तरफ वापस आ जाएगा, ठीक है ना। ये करंट I कैसे हुआ, बात समझ में आ गई। इधर वाला करंट और इधर वाले करंट आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो इधर वाला करंट है I माइनस IG ये वाला, और इधर वाला जो करंट आ रहा है वो आ रहा है प्लस का IG प्लस का I माइनस का I1, ठीक है ना। ये इधर आ गया तो दोनों प्लस हो जाएंगे। देखो I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, तो इधर वाला करंट एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर। तो जो करंट फ्लो कर रहा है ना सर्किट में वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ गया तो आगे वाली डेरिवेशन तो बहुत ही आसान है, ठीक है भाई। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करके हमने करंट वगैरह तो बना लिए। अब आ जाइए किरचॉफ के सेकंड रूल के ऊपर। हम यहाँ पर जो है ना 2 लूप आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला लूप नज़र आ रहा है, नेमिंग कर देते हैं। इस वाली साइड को बोल देते हैं लूप 1 और इस वाली साइड को बोल देते हैं लूप 2।
ठीक है, दोनों में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ करंट आपने सपोज करनी पड़ेगी। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों लूप को हम ट्रैवर्स करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। याद होगा आपको ट्रैवर्स करना ज़रूरी है। जो हम किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन के अंदर हमें ट्रैवर्स करना है। तो अगर अप्लाई करते हैं अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज रूल, ठीक है, तो अभी सॉल्व कर लेते हैं फॉर लूप। पहला वाला जो लूप है, पहला वाला लूप है ए बी डी ए, ये है ए बी डी ए। ठीक है, ए से बी से डी और डी से ए की तरफ। ठीक है, अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन और आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन रेजिस्टेंस में सेम आ रही है तो उसका वोल्टेज नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रैवर्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, यानी कि आपकी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले आप देखें यहाँ पर हम इसको क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं और अगर आप देखो तो I1 जो है वो भी, यानी कि P से जो करंट गुजर रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। इसका मतलब जब इसका वोल्टेज लिखा जाएगा तो वैसे क्या होता है, V बराबर होता है IR के। तो इसका वोल्टेज क्या आएगा? इसका वोल्टेज आएगा, यानी कि A से लेके B तक का जो वोल्टेज है, ऐसे लिख देता हूँ, जो वोल्टेज है A और B के दरमियान में उसके साथ नेगेटिव साइन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारी जो सपोज की हुई डायरेक्शन है वो ऐसे है क्लॉकवाइज और करंट भी यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो अगर हमारी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वोल्टेज नेगेटिव होता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इधर आ जाओ IG पर। अगली रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वानोमीटर की है। गैल्वानोमीटर से जो करंट गुजर रहा है वो भी इस तरीके से गुजर रहा है क्लॉकवाइज और हमारी ट्रैवर्स की भी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, यानी कि जो वोल्टेज होगा गैल्वानोमीटर का उसको भी नेगेटिव लिखा जाएगा, VG लिख देते हैं। फिर इस लूप के अंदर जो तीसरी चीज़ आ रही है वो ये आ रही है R। आप ये देखो कि हमारी ट्रैवर्स की भी क्लॉकवाइज है और जो R से करंट गुजर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर गुजर रहा है, उल्टा गुजर रहा है। जब भी उल्टा गुजरता है तो इसका मतलब इसका वोल्टेज पॉजिटिव लिया जाएगा, जो रेजिस्टेंस की ट्रैवर्स की डायरेक्शन है। अगर रेजिस्टेंस में गुजरते हुए करंट की डायरेक्शन और आपकी सपोज की भी डायरेक्शन सेम है तो उसका वोल्टेज नेगेटिव होगा और अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव होगा। तो अब जो वोल्टेज होगा किसके अक्रॉस, A और D के अक्रॉस, वो पॉजिटिव होगा और किरचॉफ रूल के मुताबिक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मुताबिक टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस 0 आने चाहिए। ठीक है, अब AB का वोल्टेज लिखते हैं। AB से गुजरने वाला करंट I1 के बराबर है और जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो P के बराबर है, तो I1P आ गया माइनस VG। यहाँ से जो करंट गुजर रहा है गैल्वानोमीटर से उसको IG से शो कर रहे हैं और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को मैंने कैपिटल G से शो किया था, तो यहाँ पे कैपिटल G आएगा। फिर इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इससे गुजरने वाला करंट कितना है, I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो इससे कितना करंट गुजर रहा है मल्टीप्लाई बाय उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। एक काम कर लो, फिर इक्वेशन का नाम देंगे, सारी नेगेटिव वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो हो जाएगा I माइनस का I1 R इधर ही छोड़ देते हैं और ये जो लिखा हुआ है I1P इधर आके पॉजिटिव हो गया और IG इंटू G ये भी इस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब वही काम यहाँ पर दूसरे वाले लूप के लिए करेंगे। दूसरा वाला लूप कौन सा है, फॉर सेकेंड लूप। सेकेंड लूप जो कि लूप 2 है ना, लेकिन वो है कहाँ से कहाँ तक, BC फिर आ गया D और फिर दोबारा चला गया B तक। इस वाले लूप के लिए सॉल्व करेंगे। काम वही करना है, अगर करंट की डायरेक्शन और हमारी सपोज की भी डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। तो पहले Q को देखते हैं गौर से। Q जो है B और C का जो वोल्टेज आप देखो, जो करंट की डायरेक्शन है वो भी हमने ये वाली क्लॉकवाइज सपोज की हुई है और जो करंट है वो भी क्लॉकवाइज ही जा रहा है B से लेके C तक। तो इसका मतलब इसके वोल्टेज के साथ नेगेटिव आना चाहिए। और कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज है, B से C के दरमियान का जो वोल्टेज है ये नेगेटिव वाला आ गया। फिर अगर आप इधर आ जाओ S से, तो जो S से करंट गुजर रहा है वो ऊपर की तरफ गुजर रहा है, क्लॉकवाइज में नीचे जाना चाहिए था। आपकी सपोज की भी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब इसके वोल्टेज के साथ पॉजिटिव आना चाहिए। वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक का, C से D तक के दरमियान का जो वोल्टेज है इसके साथ साइन आ गया पॉजिटिव। फिर ज़रा गैल्वानोमीटर को देखो, गैल्वानोमीटर के साथ कौन सा आना चाहिए, यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, गैल्वानोमीटर से करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसके साथ भी साइन आना चाहिए
पॉजिटिव, क्योंकि हमारी सपोज की हुई डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम लिखेंगे प्लस वोल्टेज ऑफ गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या है, हमें पता है V बराबर होता है IR के, तो हर एक टर्मिनल के दरमियान का जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू लिखो। B से लेके C तक का करंट कितना है, I1 माइनस का IG, और B से लेके C तक की रेजिस्टेंस Q के बराबर है, माइनस में आ रहा है, प्लस VCD, C से लेके D तक देखो, करंट ये वाला गुजर रहा है, करंट कितना है IG प्लस I माइनस का I1, करंट इतना है, और रेजिस्टेंस जो है वो S के बराबर है, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, प्लस VG का तो हमें पता ही है, गैल्वानोमीटर का जो करंट है वो IG है, गैल्वानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस कैपिटल G के बराबर है। ये हो गया 0। अब आप क्या करें, मैंने बोला कि पॉजिटिव कर लो वैल्यूज़ को। ठीक है, अब ये माइनस की जो वैल्यू है I1 माइनस IG Q की, इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा IG प्लस का I माइनस का I1, और साथ में लिखा हुआ है S, और प्लस का आ गया IG और साथ में आ गया कैपिटल G। ये जो वैल्यू है माइनस की, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा I1 माइनस का IG और साथ में आ गया Q। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 भी आ गई थी, जो कि लूप ABDA के लिए थी, और ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये है लूप BCDB के लिए। अब आप क्या करें, इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करा लें। ठीक है ना, अभी आपकी मर्ज़ी है, इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड करा लो। तो हम 1 को 2 से डिवाइड कराते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 क्या थी, I माइनस I1 R, I माइनस का I1 साथ में आ गया R इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है I1P और प्लस का IG कैपिटल G। ठीक है, अब इसको डिवाइड कराते हैं इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 ये वाली है, तो ये आ जाएगा IG प्लस I माइनस का I1 और साथ में लिखा हुआ है S, और प्लस का लिखा हुआ है IG और कैपिटल G। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर लिखा हुआ है I माइनस I1 माइनस IG और साथ में लिखा हुआ है Q। ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कंडीशन इस्तेमाल करनी है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो याद रखो, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो जो कंडीशन है वो ये है कि गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट ज़ीरो होना चाहिए, गैल्वानोमीटर नल डिफ्रैक्शन देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट है उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी हम लोग फाइंड करते हैं। वो हम कैसे करते हैं, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को बार बार एडजस्ट करके। ठीक है जी। अब अगर IG की जगह पे 0 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। देखो ऊपर में ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर IG 0 पुट करूँगा तो कैपिटल G के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो सिर्फ ये IG 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि IG 0 पुट करूँगा तो कैपिटल G भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे सिर्फ ये IG जो है वो 0 हो जाएगा। इन सब की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो जो बच रहा है उसे लिख लेते हैं। इधर बच गया I माइनस का I1 और साथ में लिखा हुआ है R, और नीचे देखो क्या बचा, I बचा माइनस का I1 बचा और साथ में सिर्फ और सिर्फ आ गया S। ठीक है, इधर देखो तो क्या बचा, I1P लिखा हुआ है और डिवाइड में ये 0 हो गया, सिर्फ यहाँ पर आ गया I1Q। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और से देखो I1 से I1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर I माइनस I1 से I माइनस I1 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या क्या, यहाँ पे बच गया R डिवाइडेड बाई S इज़ इक्वल टू P डिवाइड बाई Q। ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो कि P डिवाइड बाई Q बराबर है R डिवाइड बाई S। ये जो लिखा हुआ है ये है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिया है तो ये वाला फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी मदद से अननोन रेजिस्टेंस कैसे मालूम की जाती है। देखो मैं आपको कह रहा था जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, कौन सी वाली, S वाली, उसको बार बार आप एडजस्ट करते हैं, और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो R है। अगर यहाँ से आप R की वैल्यू को मालूम करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा काम रह गया। R जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, अगर आप उसकी वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो बड़ा आसान सा काम है, R को अलग कर लो। R को अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, S डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, P अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय S। P और Q हमेशा फिक्स्ड होती हैं रेजिस्टेंस, S जो है वो वेरिएबल होती है जिसको आप एडजस्ट करते हो।
इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके ज़रिए आप R मालूम कर लेंगे, जो कि आपकी अननोन रेजिस्टेंस है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, जहाँ पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझा, उसके सर्किट को समझा और फिर फॉर्मूला ड्राइव करा अननोन रेजिस्टेंस के लिए फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।